26 अक्टूबर 1947 का दिन भारत और जम्मू कश्मीर के लिए निहायत महत्वपूर्ण दिन है। इस रोज जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत के भारत में विलय के लिए आवश्यक विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। राज्याध्यक्ष होने के नाते माउंटबेटन ने अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को विलय को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की। इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। जिस दस्तावेज पर महाराजा हरि सिंह ने भारत में अपनी रियासत के विलय के लिए दस्तखत किए थे, दोस्तों, उसका खाका हूबहू वैसा ही था जैसे दस्तावेजों पर दस्तखत कर देश के सैकड़ों दूसरे रजवाड़ों ने अपनी अपनी रियासतों को भारत में शामिल किया। न इसमें कोई शर्त शुमार थी और न ही रियासत के लिए किसी विशेष दर्जे जैसी कोई मांग। इस वैधानिक दस्तावेज पर दस्तखत होते ही समूचा जम्मू कश्मीर, जिसमें कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग बन गया, या यूं कहिए कि भारत बन गया। भारत में जम्मू कश्मीर के विलय से संबंधित दस्तावेजों में यह विलय पत्र सर्वाधिक वजनदार और सबसे मौलिक दस्तावेज कहा जा सकता है। राज्य में इसके बाद के घटना चक्र और भारतीय संघ के साथ जम्मू कश्मीर के रिश्तों को लेकर जितने भी सवाल रह रहकर उठते रहते हैं, यह दस्तावेज उनका सच्चा और सटीक उत्तर है। भारत द्रोहियों और पाकिस्तान परस्तों के पास इसकी कोई काट आज तक उपलब्ध नहीं है। लिहाजा विलय दिवस पर सभी देशवासियों को महान भारत भक्त और समाज सुधारक महाराजा हरि सिंह को याद कर उनके प्रति कृतज्ञता जतानी चाहिए। सच्चाई यह है कि स्वतंत्र भारत ने इस विभूति के साथ कभी न्याय नहीं किया। विलय के बाद तुच्छ तात्कालिक राजनीति के चलते महाराजा हरि सिंह को अपनी ही रियासत से बाहर रहने के लिए विवश कर दिया गया था, यह तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है। महाराजा हरि सिंह संभवतः पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में यानी जम्मू कश्मीर में छुआछूत के खिलाफ आधिकारिक रूप से एक अभियान छेड़ा था। कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर प्रयास किए थे और दीनबंधु छोटूराम से भी पहले भूमि सुधारों की वकालत करते हुए अपने राज्य में इस दिशा में पहलकदमी की थी। विलय दिवस के अवसर पर 1947 में विभाजन के समय के घटना चक्र पर एक निगाह डाल लेना भी उचित रहेगा। 200 बरस भारत को लूटने के बाद गोरे फिरंगी अपना यूनियन जैक लपेटकर वापस लंदन लौटने की प्रक्रिया में थे। लाल किले पर 15 अगस्त को तिरंगी पताका फहराने के बाद देश आजादी के जश्न में मग्न था। दूसरी तरफ देश का एक बड़ा हिस्सा बंटवारे की उस आग में झुलस रहा था जिसमें किसी भी साधारण लुटेरे की भांति फिरंगी जाते जाते भारत को झोंक गए थे। अपने नियंत्रण वाले भारत के भाग, जिसे कि वे ब्रिटिश इंडिया कहते थे, उसको उन्होंने बरसों पहले अपनी चतुराई से चली हुई चाल के आखिरी पैंतरे के रूप में मजहबी आधार पर भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटकर दो देशों का सृजन कर दिया था। परंतु ब्रिटिश इंडिया के दायरे के बाहर सैकड़ों रजवाड़ों के मातहत भी तो भारत बिखरा हुआ पड़ा था। रजवाड़ों को अंग्रेजों ने अपना भविष्य कुछ नियमों के दायरे में रहते हुए खुद तय करने के लिए अधिकृत कर दिया था। इसके पीछे भी फिरंगियों की मंशा यही थी कि वे जब लंदन लौट जाएं तो भारत में चारों तरफ अव्यवस्था, बिखराव और अराजकता का माहौल कायम रहे। भारत के साथ जिन रियासतों और रजवाड़ों का जुड़ाव संभव था, उनकी संभाल तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने बहुत कायदे से की। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, यह बात हम सब जानते हैं। साम दाम दंड भेद जिस भी रास्ते की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने बखूबी उसका उपयोग करते हुए मौजूदा भारत को दुनिया के मानचित्र पर उकेरने में अनूठी भूमिका निभाई। मगर जम्मू कश्मीर के संबंध में विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह यह मानी जाती है कि पंडित नेहरू जम्मू कश्मीर के मामले में व्यक्तिगत रुचि रखते थे।
अन्य कारणों में रियासत के भौगोलिक और आंतरिक स्थितियों को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसकी सीमाएं एकाध नहीं बल्कि 5 देशों को छूती थी, जहां अधिक आबादी मुस्लिम थी और राजा हिंदू था। रियासत के अलग अलग हिस्सों मसलन गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं भी भिन्न भिन्न थी। महाराजा को इनके बीच संतुलन कायम रखते हुए जम्मू कश्मीर के भविष्य के बारे में कोई अंतिम निर्णय लेना था। इस वजह से वे 15 अगस्त 1947 तक कोई फैसला नहीं ले पाए। लिहाजा एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग यथास्थिति समझौते के प्रस्ताव भेजे। पाकिस्तान के साथ वे अंतिम निर्णय होने तक यातायात और संचार के संबंध कायम रखने के साथ अनाक्रमण की संधि चाहते थे। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को तत्काल मान लिया, चूंकि उसके हुक्मरानों को लगता था कि ब्रिटेन के दबाव में महाराजा हरि सिंह आखिर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारत को हरि सिंह ने यथास्थिति समझौते का जो प्रस्ताव भेजा, उसमें भारत के साथ उन्हीं संबंधों को कायम रखने की बात कही गई थी जैसे कि उनके यानी जम्मू कश्मीर के ब्रिटिश इंडिया के साथ थे। जहां इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए था, दिल्ली के नेतृत्व ने प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालना उचित समझा। कहा ये कि हम आपस में बातचीत करने के बाद ही ऐसा कोई करार करेंगे। फिर इस तरह की किसी बातचीत के लिए कोई पहल दिल्ली की तरफ से नहीं की गई। इस बीच महाराजा भारत के नेतृत्व के साथ रियासत के भविष्य को लेकर लगातार विमर्श कर रहे थे। चूंकि महाराजा हरि सिंह के प्रति पंडित नेहरू का रवैया दोस्ताना कभी नहीं रहा था और वे विलय से पहले अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को रियासत की सत्ता का साझीदार बनाने पर अड़े हुए थे, इसलिए महाराजा हरि सिंह ने इस दिशा में भी पहलकदमी कर डाली। शेख को सरकार का हिस्सा सितंबर में ही बना दिया गया। इस पर पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर अपने हाथ से खिसकता नजर आने लगा। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को कबाइलियों के वेश में अपनी फौज भेजकर जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। पाकिस्तानियों ने रियासत में घुसकर जो खून खराबा किया, जो कत्लो-गारत मचाई, उसका सामना करने में महाराजा की फौज को दिक्कत आनी ही थी। इसलिए उन्होंने भारत से मदद मांगी। दिल्ली ने विलय से पूर्व सेना भेजने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में महाराजा ने राज्य के भारत में विलय को मंजूरी देने में भी कतई देर नहीं की। 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर महाराजा के दस्तखत हुए। 27 को माउंटबेटन की कलम चली और इसी दिन भारतीय फौज संकटग्रस्त कश्मीर में दाखिल हो गई। जिस दिन भारतीय फौज श्रीनगर पहुंची, उस दिन समूचा जम्मू कश्मीर भारत का जम्मू कश्मीर था, भारतीय जम्मू कश्मीर था। उस दिन तक लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर भूमि पर ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा हुआ था। विलय से पहले इस मामले को कायदे से संभालने में चूंकि दिल्ली विलय के बाद भी बहुत चौकस होकर नहीं चली। कायदे से मामले को संभाला गया होता तो पाकिस्तान की फौज की बढ़त को तत्काल रोका जा सकता था। हमलावर पाकिस्तान को पूरी तरह बाहर खदेड़े बिना युद्ध विराम की बात करना, यह भी तो दिल्ली की ऐतिहासिक भूल ही कही जाएगी। जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर भारत ने देश विभाजन से लेकर आज तक एकाध नहीं कई रणनीतिक गलतियां की हैं। यह सिलसिला आज भी थमता दिखाई नहीं देता। इस बात पर विस्तार से चर्चा फिर कभी, मगर विलय दिवस की पृष्ठभूमि में इतना अवश्य कहा जाएगा, जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली ने जितनी भूलें की उससे कहीं ज्यादा भ्रम हमारे अपनों ने और परायों ने जम्मू कश्मीर के बारे में दुनिया भर में फैलाए हुए हैं। भ्रमों के इस लंबे सिलसिले में पहला भ्रम यह है कि राज्य का भारत में विलय सशर्त हुआ था, जबकि हकीकत यह है कि भारत में विलीन हुई तमाम रियासतों का विलय भारत में बगैर किसी शर्त के हुआ था। दरअसल सशर्त विलय का तो कोई प्रावधान कानून में मौजूद ही नहीं था। दूसरा भ्रम यह है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय में अनावश्यक देरी की। इस विषय को भी बारीकी से देखा जाए तो वस्तुस्थिति सामने आती है।
वस्तुतः महाराजा हरि सिंह रियासत की स्थितियों के अनुसार सबसे विमर्श कर राज्य को भारत में मिलाना चाहते थे। उन्होंने आखिरकार वैसा किया भी। इसी क्रम में दोस्तों तीसरा भ्रम यह फैलाया जाता है कि भारत में राज्य का विलय अंतिम और पूर्ण नहीं है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि तमाम तकनीकी और कानूनी पक्षों के दृष्टिगत भारत में जम्मू कश्मीर का विलय निर्विवाद, वैधानिक और अपने आप में संपूर्ण है। बाद में राज्य की निर्वाचित संविधान सभा ने विलय का अनुमोदन भी किया और यह भी कहा कि इस पर पुनर्विचार संभव नहीं है। हकीकत तो यह है कि विलय पर फैसला लेने का हक केवल और केवल जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को था। उन्होंने विधिवत अपनी रियासत का भारत में विलय किया। रही बात बाद में मामले के यूएनओ में जाने की और इस संबंध में यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रस्तावों की, तो अपने जन्म से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए जीभ लपलपा रहे पाकिस्तान समेत सारी दुनिया को पता है कि उन तथाकथित प्रस्तावों की कोई महत्ता और उपयोगिता अब नहीं बची है। हाँ, राज्य के भारत के साथ एकीकरण के मामले में अगर कोई काम अधूरा बचा है तो वह है पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे वाली हमारी जमीन और वहां की जनता की आजादी, वहां की जनता की मुक्ति का कार्य। हमारी संसद 1994 में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर यह बात सारी दुनिया को बता चुकी है। रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने कुछ हफ्ते पहले कुछ ऐसे ही शब्दों में संसद के संकल्प को भारत की ओर से दोहराया भी था। अब यह काम कूटनीति से हो या किसी अन्य तरीके से, यह देश के नेतृत्व को तय करना है। धन्यवाद।